हेलो एवरीवन। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर एंड लिसिस का मतलब होता है डिसोल्यूशन। मतलब शुगर का डिसोल्यूशन होना, मतलब कि ग्लूकोज का डिसोल्यूशन होना। सिंपल सा बोलूँ तो ग्लूकोज यहाँ पर जो है वो ब्रेक डाउन होता है ताकि एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके। अब ये जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के, इसको सबसे पहले 3 जर्मन साइंटिस्ट्स थे, उन्होंने इनको स्टडी किया था, एम्डन, मेयरहोफ एंड परनास। तो उनके नाम पर इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। जो स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, ये जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसके अंदर परफॉर्म होते हैं, और स्पेशली वो भी साइटोसोल के अंदर। इसमें होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है इनटू पायरुविक एसिड in the presence of many enzymes and coenzymes present in the cytoplasm। मतलब ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है ताकि आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो सके और एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके, जैसे इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। और इसमें बहुत ज़्यादा इंजाइम्स और कोएंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में। वो जब हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इंजाइम और कोएंजाइम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक ये पॉइंट आता है कि द ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट एनी स्टेप ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्लाइकोलिसिस is the metabolic process that converts glucose into pyruvic acid। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है यहाँ पर पायरुविक एसिड में। यहाँ पर लास्ट में 2 पायरुविक एसिड्स जो हैं यहाँ पर बनते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है ताकि एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो सके। यहाँ पर लास्ट में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं पायरुविक एसिड के। 2 ATP यहाँ पर जनरेट होंगे, 2 NADPH यहाँ जनरेट होंगे, और 2 वाटर के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी निकलते हैं, मतलब ये भी यहाँ पर रिलीज़ होंगे। ये हम आगे इसके जो स्टेप्स हैं उसमें फर्दर स्टडी करेंगे। जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का, ये साइटोसोल में होता है ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसके बाद अब हम जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के उसको अच्छे से मतलब स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है और किस तरीके से जो है वो ग्लूकोज यूज़ होता है और किस तरीके से वहाँ पर एनर्जी जो है वो जनरेट होगी। तो ये हैं कंप्लीट स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के, जिसको हम एक एक करके अच्छे से जो है वो स्टडी करेंगे। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या होगा कि एक ATP का मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, ये फास्फेट ग्रुप को जो है डोनेट करेगा ग्लूकोज को। ग्लूकोज जो है वो एक फास्फेट ग्रुप को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और ये जो ATP का एक मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ADP में, क्योंकि उसने एक अपने फास्फेट ग्रुप को जो है वो डोनेट कर दिया किसको, ग्लूकोज को। Mg2+ जो है वो इसमें हेल्प करेगा। अब ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, वो भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। इसको सिंपली हेक्सोकाइनेज भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि यहाँ पर जो है एक ATP का मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, खर्च हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस में ATP की क्या होती है, जनरेशन होती है, ATP जनरेट होते हैं। बट यहाँ तो फर्स्ट स्टेप में ही ATP यूज़ हो रहा है, तो वह हम आगे फर्दर जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ATP जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ATP के मॉलिक्यूल ने फास्फेट ग्रुप को जो है वो डोनेट किया किसको, ग्लूकोज को, और ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। अब ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है।
अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमेराइज हो जाएगा इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। अब ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है इसको क्या ज़रूरत थी कि ये आइसोमेराइज हुआ इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। आइसोमेराइजेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है, इसमें जो एक कंपाउंड होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू एनी ऑफ इट्स आइसोमेरिक फॉर्म। तो इसीलिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये आइसोमेराइज हुआ फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेराइज इसलिए होगा क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट के पास कोई भी साइड चेन अवेलेबल नहीं होती है ताकि एक फास्फेट ग्रुप जो है वहाँ पर आकर अटैच हो सके। तो इसीलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेराइज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, क्योंकि इसके पास एक साइड चेन अवेलेबल होती है जिसके पास एक और फास्फेट ग्रुप जो है वो आकर अटैच होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ठीक है, यहाँ पर अनदर एक और एटीपी मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, और ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है फिर से ये एक फास्फेट ग्रुप को जो है वो डोनेट करेगा, किसको, फ्रक्टोज 6 फास्फेट को, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडीपी में। इसमें Mg2+ जो है वो हेल्प करेगा और ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है इसके जो 6 नंबर पे कार्बन था, ठीक है, उस पे ऑलरेडी एक फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच था, उस पे ऑलरेडी एक फास्फेट ग्रुप अटैच था। तो अब जो ये नया फास्फेट ग्रुप है ये जो फर्स्ट नंबर पे कार्बन प्रेजेंट होगा उस पर जाकर अटैच होगा। इसीलिए ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में। अभी तक हमने देखा है पूरे प्रोसेस में कि ऊपर भी जो है, ऊपर भी एक एटीपी का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर खर्च हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी ये जो कंपाउंड्स देखे हैं ये सब 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, मतलब 6 कार्बन से मिलकर बने हैं, तो इसीलिए इनको हेक्सोफास्फेट भी बोलते हैं। हेक्सो का मतलब होता है 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 कंपाउंड्स, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है। ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 2 कंपाउंड्स में यहाँ पर स्प्लिट हो गया है और वो दोनों जो हैं वो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब ये जो एरोज़ हैं इनका क्या मतलब है, मैंने ऊपर से नीचे तक ये एरोज़ शो किए हैं। इन एरोज़ का मतलब ये होता है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये आपस में इंटरकन्वर्जिबल होते हैं, मतलब ये है कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ये जितने भी फेज़ थे, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पहले के जो 5 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के इनको प्रिपरेटरी फेज़ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके इनमें हमने देखा अभी तक कि यहाँ पर 2 जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो खर्च हो रहे हैं और ये रिएक्शंस आगे फर्दर प्रोसीड हो रही हैं। इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे उसमें एटीपी की जनरेशन होगी। अब मैंने बोला कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट है वो स्प्लिट होता है इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को DHAP भी बोलते हैं और ये 3 कार्बन कंपाउंड हैं दोनों, तो इनको ट्रायोज फास्फेट बोलते हैं। ट्रायो मतलब कि 3 कार्बन कंपाउंड, जैसे इससे पीछे 6 कार्बन कंपाउंड थे उनको हम लोग क्या बोल रहे थे, हेक्सो, मतलब हेक्सोफास्फेट, 6 कार्बन थे इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, ट्रायोज फास्फेट। अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो हैं ये दोनों इंटरकन्वर्जिबल हैं, मतलब ये आइसोमेराइज होकर एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये चेंज हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, किसके, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के। ये है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है
ये भी कन्वर्ट हो गया ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, किसके? 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर होगा क्या कि अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर रिमूव होंगे। अब जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पर रिमूव हो गए तो वो जाएंगे कहाँ? यहाँ पर NAD+ जो है ये प्रेजेंट होगा, इसके भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये उन 2 हाइड्रोजन के एटम्स को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये फिर 2 NAD+ जो है यहाँ पर, ये आप विद द हेल्प ऑफ दोज 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये उनकी हेल्प से यहाँ पर 2 NADPH+ के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि इस वाली रिएक्शन में 2 NADH+ के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप भी आकर जो है वो अटैच हो जाएगा। H3PO4 एक फास्फेट ग्रुप देगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव हुए, उन हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट किया NAD+ ने, उसके भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। और फिर यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर बना 2 NADH+ के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बने, ठीक है, जो कि एक सोर्स है किसका? एनर्जी का। और प्लस यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप भी जो है वो H3PO4 ने दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड में, ठीक है। इसके भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईफास्फोग्लाइसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। ये जो एंजाइम्स हैं इनके नाम आप अच्छे से याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट इतने भी नहीं है, याद हो जाएंगे। तो अब जो 3rd कार्बन था यहाँ पर, उस पर ऑलरेडी एक फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच था, और अभी जो न्यू फास्फेट ग्रुप आया है ये जो 1st कार्बन होगा उस पर आकर अटैच हो जाएगा। तो इसीलिए 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड में। वो भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड है ये अपने फास्फेट ग्रुप को क्या करेगा? डोनेट करेगा, किसको? ADP को। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट है, तो 2 यहाँ पर ADP के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। ये फास्फेट ग्रुप को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फास्फेट ग्रुप जो है वो इनके साथ आकर अटैच होगा और 2 ADP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनाएंगे 2 ATP के मॉलिक्यूल्स को। हमने देखा फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या हुआ, 2 NADH+ के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जनरेट हुए जो कि एक सोर्स है एनर्जी का, और यहाँ दूसरी वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, ये भी सोर्स है किसका? एनर्जी का। पहले जो प्रिपरेटरी फेज के जो स्टेप्स थे उसमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए थे, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, एक फर्स्ट स्टेप में ही एक ATP का मॉलिक्यूल यूज़ हुआ था, फिर एक यहाँ नीचे भी ATP का मॉलिक्यूल यूज़ हुआ था। तो ये जो यहाँ पर अभी 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं ये उनकी जगह जो है फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड में। उसके भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ फास्फोग्लाइसरिक एसिड काइनेस एंजाइम। अब जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप था वो तो इसने डोनेट कर दिया किसको? ADP को। तो यहाँ पर 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं। अब जो 3rd कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप है वो ही प्रेजेंट है, तो इसीलिए 1,3 बाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड में। अब ये जो 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो फास्फेट ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, 3rd कार्बन से वो 2nd कार्बन पे आ गया है। इसके भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोग्लाइसेरोम्यूटेज एंजाइम। इसके बाद यहाँ पर जब 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाएगा तो यहाँ पर इनोलेशन का प्रोसेस होगा।
इनोलेशन की रिएक्शन यहाँ पर होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम। इसमें क्या होगा कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकलेंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं 2 फास्फोग्लाइसेरिक एसिड के, तो इसलिए यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर निकलेंगे। उसके बाद ये जो 2 फास्फोग्लाइसेरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, क्योंकि यहाँ पर इसने जो सेकंड कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप था उसको इसने डोनेट कर दिया, ठीक है, इनोलेशन रिएक्शन में, जिसमें यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकले हैं। तो इसीलिए ये जो फास्फोग्लाइसेरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में, जिसको PEP पेप बी बोलते हैं। लेकिन फास्फो का मतलब है अभी भी फास्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, लास्ट स्टेप में जो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड है इसके पास अभी भी फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 मॉलिक्यूल है इसके, तो इसलिए ये भी अपने फास्फेट ग्रुप को यहाँ पर डोनेट करेगा ADP को। 2 मॉलिक्यूल इसके प्रेजेंट है तो यहाँ पर 2 ADP के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वो फास्फेट ग्रुप जो है वो आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये जो 2 ADP के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर मिलकर बनाएंगे किसको, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स को। यहाँ पर भी 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे और Mg2+ जो है वो इसमें हेल्प करेगा। फाइनली फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुविक एसिड। यहाँ पर लास्ट में ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, पायरुविक एसिड के। यहाँ पर भी हमने देखा, अब हमने पूरे ग्लाइकोलिसिस के जो 10 के 10 स्टेप्स हैं इसमें हमने देखा कि यहाँ पर भी 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, यहाँ ऊपर भी 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पर 2 NADH+ के मॉलिक्यूल जनरेट हुए, ये सोर्स है किसका, एनर्जी का। और इस वाले इनोलेशन वाले जो स्टेप था इसमें 2 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर निकल रहे थे, वो भी रिलीज़ हुए, ठीक है। तो और लास्ट में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बने किसके, पायरुविक एसिड के। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ताकि एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके। तो यहाँ पर हमने पूरे में देख लिया, हमें पता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक जो ATP के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर यूज़ हुए थे प्रिपरेटरी फेज के स्टेप्स में। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पहले यहाँ पर 2 NADH+ के मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए, फिर यहाँ पर 2 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट हुए, यहाँ पर लास्ट में भी 2 ATP के मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पर जनरेट हुए और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर रिलीज़ हुए। यही मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा और लास्ट में 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के, 2 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, 2 NADH के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी यहाँ पर रिलीज़ होंगे, ठीक है। और ये जो 2 ATP के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये उनकी जगह ले लेंगे जो पहले 2 ATP यहाँ पर यूज़ हुए थे फर्स्ट के स्टेप्स में, प्रिपरेटरी फेज के स्टेप्स में। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ताकि एनर्जी जो है वो जनरेट हो। और इसमें दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ATP के जनरेट होते हैं, 2 NADH के मॉलिक्यूल यहाँ पर NADH+ के मॉलिक्यूल यहाँ पर जनरेट होते हैं। ये सोर्स है किसका, एनर्जी का सोर्स है ये। और 2 यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो भी निकलते हैं, वो भी रिलीज़ होते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का। आई होप कि आपको ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, हम देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिर ये हो गया 5th, फिर ये 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये 10 जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के हो गए। आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, ग्लाइकोलिसिस क्या है समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। थैंक यू।